ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? ठीक हो गया। अच्छा, हमने ये पढ़ा था कि हम 5 स्टेप मॉडल को फॉलो करते हैं। 5 स्टेप मॉडल को फॉलो करके हम रेवेन्यू को भी रिकॉग्नाइज करते हैं अपने पीएनएल के अंदर। ठीक है, उसमें सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने आइडेंटिफाई करना है कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, ठीक है, हमारा इम्प्लॉयड भी हो सकता है। इम्प्लॉयड का मतलब कोई मेरी क्लास में आके बैठ जाए और मेरे लेक्चर सुनता रहे 15 दिन बाद मैं उससे पूछूं भाई क्या करने आया आप यहाँ? तो कहेगा बस आपकी शक्ल इतनी प्यारी है, क्या ना मैं आपको देखने आया था। मैं कहूंगा यहाँ पे मुझे देखने तो कोई नहीं आया, यहाँ पे जाहिर सी बात है कोई मेरे लेक्चर लेने आया होगा, तो इम्प्लॉयड सी बात है। ठीक है, इम्प्लॉयड सी बात है कि जब आप लोग मुझसे एडमिशन लोगे तो मैंने आपके टेस्ट भी कंडक्ट करवाने होंगे, उनको चेक करके आपको देना भी होगा। ठीक है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई भी है, आइडेंटिफाई हो सकता हो कि इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट है। रेवेन्यू हमें तब रिकॉग्नाइज करना है सबसे पहला स्टेप कि उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता हो। फिर हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मैंने बताया था कि प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स और सर्विसेज, कि हमें वादा किया है कि हम या कोई डिलीवर करेंगे, कोई गुड्स हम डिलीवर करेंगे, ठीक है, या हम कोई सर्विसेज देंगे। प्रॉमिस टू डिलीवर गुड और सर्विसेज। तो हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई कर लिया था। सबसे पहले हमने अपने सवाल के थ्रू चलना है। हमने सबसे पहले अपने सवाल में देखा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम एक बाइक प्रोवाइड करेंगे, 3 मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई हो गया। फिर उसके बाद हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई किया था कि हमारी परफॉर्मेंस, दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक क्या बाइक, और दूसरे नंबर पे से हमने क्या देनी थी, मेंटेनेंस सर्विसेज। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमने डिटरमिन करनी है ट्रांजेक्शन प्राइस। हमने ट्रांजेक्शन प्राइस निकाली थी, याद होगा यहाँ पे। ठीक है, 4,60,000 निकली थी ट्रांजेक्शन प्राइस, और 1,10,500 निकली थी, 1,10,400। और वो कैसे निकाली थी हमने? तो हर बार जब हमने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना होगा तो यही 5 स्टेप फॉलो करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टैंड अलोन प्राइसेस निकालनी थी, फिर हमने उनके टोटल को इनमें डिवाइड कर दिया था। तो हमारा तीसरा स्टेप क्या था, हमने ट्रांजेक्शन प्राइस निकाल लेनी कि हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस कितनी है। अब हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस वहां पे कितनी थी, 5,70,400। चौथा स्टेप, हमने इस 5,70,400 को एलोकेट कर दिया था। सॉरी, जो मैंने पहले स्टेप आपको बोल दिया वो चौथे नंबर पे था, कि हमने इस ट्रांजेक्शन प्राइस को एलोकेट कर दिया था बाइक के अंदर और मेंटेनेंस सर्विसेज के अंदर। जो भी ये निकला था 4,60,000, और ये निकला था 1,10,400। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ट्रांजेक्शन प्राइस आइडेंटिफाई करनी है कि भाई हमने ये जो ट्रांजेक्शन किया बाइक और मेंटेनेंस सर्विस दी है, ये कितने में दी है टोटल, डिटरमिन कर दी 5,60,400। फिर हमने इसको एलोकेट कर देना है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अंदर, तकसीम कर देना है हमने इसको। ठीक है, फिर उसके बाद हमने रेवेन्यू को क्या कर देना, रिकॉग्नाइज। फिर हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया था, कैसे, कैश को डेबिट किया था, सेल, बाइक की सेल को हमने बुक कर लिया था, और एक यहाँ पे हमने एक लाइबिलिटी बुक कर ली थी। फिर जैसे जैसे हमारा वक्त गुजरता गया था, हमने ट्यूनिंग सर्विस दे दी थी, तो लाइबिलिटी को हमने क्या कर दिया था, डेबिट, और सेल को बुक कर लिया था। तो हम आहिस्ता आहिस्ता रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते गए। तो समझ आ गई ये 5 स्टेप मॉडल की। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना हमने कॉन्ट्रैक्ट को, फिर हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करना है, तो हमने फिर डिटरमिन करनी है ट्रांजैक्शन प्राइस। फिर ट्रांजैक्शन प्राइस को हमने एलोकेट करना है किसमें, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अंदर डिवाइड कर देना है, एलोकेट कर देना है। और हमने फिर रेवेन्यू को आहिस्ता आहिस्ता रिकॉग्नाइज करना है जैसे जैसे हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होते जाए। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होने का क्या मतलब है, कि जैसे जैसे हमने वो सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया, हमने उससे वादा किया कि हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जब हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी तो उसका रेवेन्यू बुक कर लो, लायबिलिटी खत्म करो, रेवेन्यू बुक कर लो। और जब हमने उसको कोई अगर सर्विसेज की जगह कोई गुड्स देनी है, जब हमने उसको गुड्स दे देंगे, तो जैसे जैसे हमने उसको वो गुड्स दे दी तो हमने अपना वो रेवेन्यू क्या कर लेना, बुक कर लेना। ठीक है, ये था 5 स्टेप मॉडल। अच्छा, अब हम इसमें ना हर स्टेप को ना डिटेल से पढ़ेंगे, इससे भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कब एग्जिस्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं, ट्रांजैक्शन प्राइस को हम किस तरीके से निकालते हैं, एलोकेट कैश किस तरीके से करते हैं, और रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किस तरीके से करते हैं। जब हम ये 5 स्टेप को डिटेल में पढ़ लेंगे ना, तो समझ लो हम IFRS 15 को पढ़ लिया हमने। ठीक है, आपके जो सिलेबस में IFRS 15 है वो समझ लो एक समंदर का एक, समंदर में से 2, 4, 5, 7 कतरे हैं। IFRS 15 इतना बड़ा है कि आप लोग इसके ऊपर 20, 30 क्लासें भी सुन सकते हो। तो आपके सिलेबस में बहुत इसकी सिग्निफिकेंट पोर्शन है, इनसिग्निफिकेंट पोर्शन है। तो अब हम एक एक चीज के ऊपर ना बारी बारी डिटेल में जाते हैं कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, कॉन्ट्रैक्ट कब नहीं होगा, फिर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होती है, फिर ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होती है, इससे ज्यादा डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे और फिर हमारे एरिया कवर अप हो जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं।
बस एक सेकंड दीजिएगा मुझे, यहाँ से। क्या नाराजगी है, हमसे कोई नाराजगी? अच्छा जी, अब हमने पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, या एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट क्रिएट्स अ इनफोर्सेबल राइट एंड ऑब्लिगेशन। दो बंदों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट एक इनफोर्सेबल राइट को क्रिएट कर देता है या ऑब्लिगेशन को क्रिएट कर देता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की आपके पास क्या आगे डेफिनेशन। अब ये इनफोर्सेबल राइट क्या होता है? मिसाल के तौर पे हमारे पास शिराज है, मैं बेचता हूँ हीरोइन। हीरोइन बोले तो जिसको आप आम जुबान में बोलते हो चरस, ठीक है। मैं चरस बेचता हूँ और शिराज चरस पीते हैं, इसलिए तो शिराज ग्रुप में जवाब कम देता है, ठीक है। ओन भी चरस पीता है, तो शिराज और ओन मेरे पास आए और वो मुझसे पाइया पाइया चरस ले गए, ठीक है। 500 किसने ले ली, 500 किसने ले ली। अब जब इन्होंने चर्च ले ली, चर्च जाके इन्होंने पी, तो मैं तो था सर, मैंने इनको चर्च थोड़ी पिलानी थी, मैंने इनको ग्लूकोज पाउडर दिया था, लेकिन उनसे पैसे चर्च के लिए थे 500। इन्होंने आके मुझे बताया कि मुझे तो नशा चढ़ा ही नहीं था। तो जब इनको नशा नहीं चढ़ा तो शिराज गुस्से में आया और उसने ओन के साथ मिलकर फैसला किया ना, हम सर के खिलाफ ना कोर्ट में जाएंगे। इन्होंने हमसे चर्च के पैसे लेके ना हमें ग्लूकोज पाउडर पिला दिया, ठीक है। तो अब जब ये कोर्ट के पास गए तो कोर्ट के पास क्या कोई अथॉरिटी है कि वो मुझे आके पकड़ ले? ये कहेंगे कि हम दोनों के दरमियान, हम मेरे और सर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हम सर हमें चर्च प्रोवाइड करेंगे और हम सर को 500 रुपये देंगे। हमने सर को 500 रुपये तो दे दिया, लेकिन अब सर ने हमें चर्च नहीं प्रोवाइड की, तो सर लॉ आप इसका फैसला करो। तो वो कहेंगे आपके पास ये इन्फोर्सेबल राइट ही नहीं है, ये लॉ के अंडर आता ही नहीं है, ये अनलॉफुल है, ठीक है। ठीक है, तो यानी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल तब होगा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सिंपली वो एक लॉ के अंडर आता हो, ठीक है। कानून कहेगा कि तुमने एक ऐसी चीज की खरीदो फरोख्त की है जो कि कानून की नज़र में ठीक नहीं है, तो तुम्हारे पास कोई इख्तियार नहीं है कि तुम अपने सर के ऊपर केस कर सको। तो अब जो उसने तुमसे 500 रुपये ले लिए, वो तो अब ले लिए हैं, वो तुम्हारे 500 रुपये गए। तो इन्फोर्सेबल राइट का मतलब ये है कि ऐसे राइट्स जो कि कल को इन्फोर्स हो सके, यानी आप लॉ के जरिए आप उनको चैलेंज कर सकें, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज के दरमियान जो एक इनफोर्सेबल राइट और ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देती है। मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन क्या थी कि मैंने आप लोगों को चेयर्स प्रोवाइड करनी, ठीक है। और आप लोगों के ऊपर ऑब्लिगेशन क्या थी कि आप लोगों ने मुझे 500 प्रोवाइड करना। तो आप लोग जाके वहाँ पे पूछेंगे कि लॉ, अपने कानून के इदारे में जाके बात करेंगे कि हमने तो पैसे दे दिए थे लेकिन सर ने अपनी ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, अपने सर ने चांस दी नहीं, तो वो कहेंगे भाई ये इन्फोर्सेबल नहीं है। चलो अगली बात पे आते हैं। अच्छा, ये एक सवाल आया कि सर आपने नाम भी गलत लिया। किसका नाम गलत लिया? शिराज चर्च नहीं पीता, मैंने किसका वैसे नाम गलत लिया? मैं आपकी बात ही नहीं समझा। अच्छा चलो, इस मुद्दे पे भी हम बाद में आते हैं, पहले जो मेन बात है उसके ऊपर कवर कर लेते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट हमारा रिटर्न भी हो सकता है। ये आपने मैसेज कहाँ किया, चैट बॉक्स में? अच्छा चलो, हम आगे कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद हम इस बात पे आते हैं कौन छोटी चरस है और कौन बड़ी चरस है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है।
अच्छा, ये पता लग गया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट हमारा रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा ओरल भी हो सकता है और इम्प्लॉयड भी हो सकता है। इम्प्लॉयड की मैंने एग्जांपल आपको पहले दे दी थी, कोई मेरी क्लास में आके बैठ के मुझे सिर्फ मेरी खूबसूरती की वजह से नहीं देखेगा, उसने मुझसे लेक्चर्स लेने हैं, इम्प्लॉयड सी बात है, तो मैं उससे फीस लूंगा, मैं उसको कहूंगा 15 दिन बाद भाई मुझे फीस दो, ठीक है। अब किस सूरत में हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इफ ईच पार्टी कैन टर्मिनेट अ होली अनपरफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंपनसेटिंग अदर पार्टी। मिसाल के तौर पर हम दोनों, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया शिराज के साथ, ठीक है, ऐसे बैठे बैठे शिराज के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, शिराज मैं आपको 50,000 किलो चर्स दूंगा, ठीक है। शिराज ने कहा जी सर मैं आपसे 50,000 किलो चर्स ले लूंगा और उसके लिए मैं आपको 1 अरब रुपया दूंगा, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद जब मुझे ख्याल आया कि यार ये मैंने कैसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो मैंने उसके बाद 1 घंटे बाद उसको शिराज को कॉल की, मैंने कहा शिराज मैंने नहीं बेचनी है आपको चर्च। शिराज ने कहा चलो मैंने आपको पैसे नहीं देने, लेकिन अब जो मैंने शिराज के साथ वादा किया था, ये शिराज ने मेरे साथ वादा किया था उस चीज को खरीदने का, हम दोनों के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है, ना हमने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका कोई पार्ट अभी तक एग्जीक्यूट किया, तो हम कहेंगे कि हमारे दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब हम अपनी एग्जाम्पल को ना थोड़ा साफ और शफाफ रखते हैं, ठीक है। हमने फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी के साथ, एक कस्टमर के साथ, एक सप्लायर उसने कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया कि मैं आप उसको 20 कंप्यूटर प्रोवाइड करूंगा। कस्टमर ने कहा हाँ जी मैं आपसे 20 कंप्यूटर लूंगा और मैं आपको ना पैसे दे दूंगा, ठीक है, 20 कंप्यूटर के। तो अगर तो सप्लायर भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे तो इसके ऊपर भी कोई पेनल्टी नहीं है, और अगर कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे तो इसके ऊपर भी कोई पेनल्टी नहीं है। तो हम कहेंगे कि इन दोनों में अगर कोई होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ना अभी तक सप्लायर ने कंप्यूटर प्रोवाइड किए हैं, ना अभी तक कस्टमर ने पैसे दिए हैं, तो हम कहेंगे कि अगर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर भी दें तो उससे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ठीक है। वगैरह होली एंड परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट इन व्हिच नेदर पार्टी हैज येट फुलफिल्ड एनी ऑफ देयर ऑब्लिगेशन। किसी भी एक भी पार्टी ने ना अभी तक अपना क्या किया है, अपनी जो ऑब्लिगेशन है ना, जो उनकी जिम्मेदारी है वो अभी तक उन्होंने पूरी नहीं की। मतलब कि सेलर ने अभी तक जो है ना गुड्स को ट्रांसफर नहीं किया, या जो सर्विसेज है वो अभी तक प्रोवाइड नहीं की, और जो बायर है उसने अभी तक अमाउंट को अभी तक पे नहीं किया फॉर गुड्स और सर्विसेज के लिए, ठीक है। ये अभी तक उसको वो गुड्स और सर्विसेज मिली नहीं, ठीक है। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया इसके ऊपर, वो कह रहा है शॉपकीपर एग्री टू डिलीवर 10 कंप्यूटर टू वकास इंटरप्राइजेज विद इन 3 मंथ्स। हमने वकास इंटरप्राइजेज है एक शॉपकीपर, उसने वकास इंटरप्राइजेज को 3 मंथ के अंदर 10 कंप्यूटर देने। एज पर द एग्रीमेंट द शॉपकीपर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एनी टाइम बिफोर डिलीवरिंग द कंप्यूटर्स। शॉपकीपर ने कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, खत्म कर सकता है अपने वो जो है ना कंप्यूटर डिलीवर करने से पहले पहले। और उसके बाद इन केस ऑफ कैंसिलेशन द शॉपकीपर इज रिक्वायर्ड टू पे, इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी पेनल्टी। उसने किसी किस्म की भी कोई पेनल्टी नहीं पे करनी किसको, वकास इंटरप्राइजेज को। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि एक होली एंड परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट है और इसके ऊपर कोई पेनल्टी भी नहीं है, ठीक है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, डज द कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इफ ईच पार्टी इधर द बायर और द सेलर has enforceable right to terminate the wholly unperformed contract without compensating other party। हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि अगर एक होली अनपरफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट हो, अभी तक किसी पार्टी ने भी कोई परफॉर्मेंस नहीं की, ठीक है, कोई भी चीज गुड्स नहीं डिलीवर की, कोई सर्विस डिलीवर नहीं की, या तो कस्टमर ने कैश नहीं पे किया, ठीक है, और उसमें कोई पेनल्टी भी ना हो, दोनों को कोई पेनल्टी ना देना पड़े। तो यहाँ पे बकास इंटरप्राइजेस को भी कोई पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ रही थी, और उधर से जो हमारा शॉपकीपर है उसने 10 कंप्यूटर जो बेचने हैं उसके ऊपर उसको कोई पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास ये ऑप्शन है कि उसको टर्मिनेट कर सकता है। हम कहेंगे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को मीट नहीं करता, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। बट इफ अगर ऐसा होता कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है होली अनकन्फर्म ना हो, वो उसने थोड़ा सा उसका पार्ट जो है 10 कंप्यूटर में से 5 कंप्यूटर्स को बेच दिया होता, भेज दिया होता, ठीक है, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आ जाता, फिर वहां पे होली अनपरफॉर्म्ड वाला सीन ना होता, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक तो जल्दी से पूछ लो। ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, ठीक है, उसमें हमारे इन्फोर्सेबल हमारे पास ऑब्लिगेशन और राइट्स होने चाहिए, ठीक है। यानी कि अगला बंदा चैलेंज कर सके कोर्ट में जाके कि भाई मैंने इसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये अब हमें ये चीजें इसने ऑब्लिगेशन अपनी सेटिस्फाई नहीं की, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों को सेटिस्फाई नहीं किया। और दूसरा हमने क्या इसके बारे में पढ़ा था, दूसरा पॉइंट क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर वो
हम उसको टर्मिनेट कर सकें, होली अनपरफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकें विदाउट कंपनसेशन अदर पार्टी, कोई भी पेनल्टी पे किए बगैर हम होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकें, तो वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फिर हमने एक सवाल देखा था, चौथा पॉइंट, एन एंटिटी मस्ट अकाउंट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर IFRS 15 ओनली व्हेन दीज क्राइटेरिया आर मेट। वो कह रहा है IFRS 15 आपने तभी अप्लाई करना है जब ये फॉलोइंग क्राइटेरिया आपके मीट हो रहे होंगे। द पार्टी हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट एंड आर कमिटेड टू देयर ऑब्लिगेशन, दोनों पार्टियों ने अप्रूव कर दिया। अगर एक कस्टमर ने कहा कि मैंने ये 10 कंप्यूटर लेने हैं और सप्लायर कह रहा है मैंने 10 कंप्यूटर देने हैं, तो दोनों ने एग्री कर दिया हो। एग्री वो कैसे कर सकते हैं, मुंह से बोल के भी कर सकते हैं, उन्होंने रिटर्न प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, लिख के दे सकते हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास सप्लायर ने कोई इनवॉइस भेज दी है, वो भी चीज का सबूत है कि भाई ये लोग इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो हमने रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना है, जब अप्रूव्ड हो। हाई चांसेस ऑफ अप्रूवल पे हमने रिकॉग्नाइज नहीं करना, मतलब वो कहेंगे बहुत उम्मीद है कि हम ये 10 कंप्यूटर बेचेंगे और हमारे जो कस्टमर है ना वो 10 कंप्यूटर को रख लेगा, 95% चांसेस है, तो हम कहेंगे नहीं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता और हम रेवेन्यू को बुक ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब वो अप्रूव्ड हो, यानी 100% चांसेस के ऊपर हमने उसको रिकॉग्नाइज करना है रेवेन्यू को। उसके बाद द एंटिटी कैन आइडेंटिफाई ईच पार्टी राइट रिगार्डिंग टू द गुड्स और सर्विसेज टू बी ट्रांसफर्ड, दोनों पार्टीज के राइट हमारे पास आइडेंटिफाई हो सके, यानी कस्टमर का राइट हमारे पास क्या होगा कि उसको गुड्स और सर्विसेज डिलीवर कर दी जाए, ठीक है, और हमारा जो सप्लायर है जो चीजें सप्लाई कर रहा है उसका राइट क्या होगा, उसका राइट ये होगा कि हम उसको उसकी पेमेंट कर दें, ठीक है, जो गुड्स और सर्विसेज की हम उसको पेमेंट कर दें। तो दोनों के अपने राइट्स आइडेंटिफाई हो, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ हो कि ये चीजें हमने, ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, इनके अगेंस्ट ये कंसिडरेशन है, ये हमने कस्टमर को ये चीजें प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना हो जिसमें पता ही ना चल रहा होगा किस पार्टी का क्या राइट है और किस पार्टी का क्या राइट है, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। उसके द एंटिटी कैन आइडेंटिफाई द ईच पार्टी राइट रिगार्डिंग टू द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी ट्रांसफर्ड, राइट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी और राइट टू कंपनसेट, अगर हमने कोई अगर ना किया कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना किया तो हमें उसके ऊपर कोई कंपनसेशन पेनल्टी देनी पड़ सकती है, तो वो पेनल्टी भी पता होनी चाहिए हमें। तो हम तब तो कहेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल दो कॉन्ट्रैक्ट, एक दो बंदों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसने एक ने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया तो वो इतने पैसे पे करेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक अमाउंट लिखी हुई है। अच्छा जी, मुझे 1 मिनट दें जरा। किसी का यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो जल्दी से। बाकी लोग किधर चले गए, उन्होंने बाकी चार्ज पी दिए। बस इसी की कमी रह गई थी अब। कौन साहब आपकी बात नहीं आ रही। ठीक है, लास्ट पोर्शन है, इसके बाद हम अपने सवाल की तरफ आ जाएंगे, वो सवाल करके हम क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, हमें पता लग गया कि हमने रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करना है, जब हाई चांसेस ऑफ अप्रूवल ना हो, यानी 100% चांस हो कि हमें ये मिलनी ही मिलनी है, या हमें कोई कंसिडरेशन मिलेगी, कोई हमें पेमेंट मिलेगी, या फिर हमें कोई पेनल्टी मिलेगी अगर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया गया। 100% चांसेस हो, ठीक है। और हमारे पास क्या हो, ईच पार्टी का राइट रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज हमें आइडेंटिफाई कर सके। और चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है, द एंटिटी कैन आइडेंटिफाई द पेमेंट टर्म्स, कि भाई हमारी अमाउंट ऑफ पेमेंट कितनी होगी और टाइमिंग ऑफ पेमेंट कब होगी। हम ये तो कहें कि हमने इतनी चीजें प्रोवाइड करनी है, कब करनी है, और उसकी जो पेमेंट है वो कितनी होगी। कोई कह रहा है कि हाँ आप मुझे सर्विसेज प्रोवाइड कर दो या ये गुड्स प्रोवाइड कर दो, एक दो बंदों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैं आपको पैसे दे दूंगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि मैं पैसे दे दूंगा, मैं कितनी अमाउंट दे रहा हूँ और मैं वो पैसे कब दे रहा हूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को मीट नहीं करेगा, ठीक है। और द कॉन्ट्रैक्ट हैज द कमर्शियल सब्सटेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, कमर्शियल सब्सटेंस। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, तो ये आपकी बार्टर ट्रांजेक्शन हो, मिसाल के तौर पर हम एक जगह पे ठेला लगाते हैं, ठीक है, हमारे सामने एक और बंदा है वो भी ठेला लगाता है, ठेला यानी रेडी, ये हमारी रेडी है उसकी रेडी है। हमारी रेडी के सामने से काली बिल्ली गुजर के चली गई, एक कैट काली बिल्ली गुजर के चली गई और हमने कहा कि यार हमारी रेडी है ना उसका बेड़ा गर्क हो गया। अब हमारी रेडी पे ना कोई भी कस्टमर आके नहीं ठहरेगा, और हमने जो सोचा हुआ था ना कि हम
फल फ्रूट बेच बेच के इतने पैसे कमाएंगे कि हम अपनी एक पूरी कोठी खड़ी कर देंगे। ठीक है। लेकिन हमारे साथ जो एक खड़ा है ना, अंकल शकूर, उस अंकल शकूर की रेडी बहुत चलती है। तो हम अंकल शकूर के पास गए, अंकल शकूर को जाके कहा, यार ये जो आपकी रेडी है ना, हमारी रेडी एक दूसरे से बिल्कुल सेम है, 19-20 का भी फर्क नहीं है। इस पे अगर पैंथर के टायर हैं तो इस पे भी पैंथर के टायर हैं, इस पे कलर लाल है तो इस पे भी कलर लाल है, अगर ये 4 फुट की है तो ये भी 4 फुट की है। ठीक है, आइडेंटिकल है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। अंकल शकूर के पास जाके हमने कहा कि यार आप हमारे साथ ना ये प्लीज इसको ना शेयर कर लो, इसको हमारे साथ एक्सचेंज कर लो, ये रेडी हमें दे दो आप, क्योंकि हमारी रेडी के पास से बिल्ली गुजर के चलेगी। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपके पास ऐसी रेडी भी हुई ना जिसके आगे से बिल्ली गुजर के जाए तो आपको कुछ नहीं होगा, आपके पास अल्लाह के फजल से आप नमाजी परहेजी बंदे हो, आपके पास बड़ा रेवन्यू आएगा। तो उसने कहा चलो ठीक है, आप हमसे जी ले लो। हमने अंदाजा लगाया था कि जो ये रेडी है ना हमें 3 साल फायदा देगी। जो हमारी अपनी रेडी है अभी, ये वाली, इस रेडी का नाम ए है, इस रेडी का नाम बी है। इस रेडी के एंड पे हमें 1 साल के एंड पे 100 रुपये आएगा। ठीक है, यहाँ 30 आएंगे, यहाँ पे 50 आएंगे। लेकिन जब हम ये बी रेडी लेके आ गए हैं ना, तो अब हमारा अंदाजा है कि अब भी हमें 100 आएंगे, इससे हमें 30 आएंगे और इससे हमें 50 आएंगे। ठीक है। तो हम देखा जाए तो हमने एक अपनी एसेट को दूसरे एसेट से एक्सचेंज कर लिया, तो हम क्या यहाँ पे रेवेन्यू बुक करेंगे? वो कहेगा, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं है, ठीक है, कोई कमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं है। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ये है कि हमारे जो नेट कैश फ्लोज है ना, उनकी अमाउंट चेंज हो रही है। मतलब मुस्तकबिल में हमें पहले भी 100 आना था, 30 आना था, 50 आना था, अब भी 100, 30, 50 आना। टाइमिंग भी वही है कि साल के एंड पे हमें आना था, अब हमारे टाइमिंग भी चेंज नहीं है और रिस्क भी चेंज नहीं है। रिस्क मतलब पहले कस्टमर, जितने कस्टमर इसकी रेडी पे आते थे उतने कस्टमर हमारी रेडी पे आएंगे, और उनके अंदर कोई रिस्क नहीं है कि इसके कस्टमर पैसे लेके नहीं भागते और हमारे कस्टमर पैसे लेके नहीं, पैसे लेके भाग जाते हैं। तो ऐसी कोई भी हमारी क्या नाम लेते हैं, पार्ट एक्सचेंज के अंदर हमारा कोई गेन एंड लॉस आ रहा होता है, तो ये पार्ट एक्सचेंज इससे जरा डिफरेंट है। ठीक है। यहाँ मैंने आपको कहा आइडेंटिकल चीजें होती हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल चीज, इसमें 19-20 का फर्क भी नहीं है। ठीक है। मैं इस एग्जाम्पल को ना थोड़ा आसान कर देता हूँ। ठीक है। मैं पे यहाँ रख देता हूँ मिस्टर एच, ठीक है, या मिस्टर यू। ठीक है। ये सर हम आते हैं, सर उसामा। हमारा पढ़ाने के अलावा दूध का भी बिजनेस है। ठीक है। हम हमने भैंसें रखी हुई हैं और हम ना डिफरेंट शहरों के अंदर ना दूध प्रोवाइड करते हैं। तो मैं मुल्तान की जितना भी एरिया है, मुल्तान में दूध प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। दूध और उससे बनी हुई सारी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, और जो सर उसामा है वो लाहौर में प्रोवाइड करते हैं। अब मैंने और सर उसामा ने फैसला किया हुआ एक दूसरे के साथ कि अगर आप ना मुल्तान, अगर कभी मेरे मुल्तान के अंदर ना कोई कस्टमर को मैं दूध प्रोवाइड ना कर सकूँ ना, तो आप लाहौर से दूध भेज देना। ठीक है। और अगर आपके कभी लाहौर में कोई कस्टमर ऐसे होंगे जिनको आप दूध प्रोवाइड ना कर सको, तो मैं लाहौर में ना आपके कस्टमर्स को दूध प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर कोई भी कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। ठीक है। ना हमारा कैश फ्लो चेंज हो रहा है, ठीक है, ना टाइमिंग चेंज हो रही है, ना रिस्क चेंज हो रहा है। नहीं नहीं, मैंने किसी को भी पॉइंट आउट नहीं किया ये, ना किसी गुज्जर को, ना किसी मलिक को, और ना किसी अराई। ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया हो तो फिर हम आगे चलते हैं। कमर्शियल सब्सटेंस के ऊपर एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं, फिर हम इस क्लास का लास्ट सवाल करते हैं और फिर आप लोगों को छुट्टी देते हैं। कौन चिराग आप लोगों को समझ आ गया? कौन आपको समझ आ गया? कोई सवाल हो अभी तक? चलो मजाक से हटके अभी इस तरफ भी आओ। ठीक है। हर चीज मजाक नहीं होती। ये गुज्जर, राणे, हराई, मलिक, ये हम एंड पे डिस्कस करते हैं।
चलो जी, अब हम कमर्शियल सब ठीक है। हमारी ये भी एक दो कंपनीज है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, बोथ आर एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होमोजीनियस बोतल। एक तरह की हम बोतल बनाते हैं। पार्ट एक्सचेंज की आपने सवाल पूछा था ना तो खतीजा, तो पार्ट एक्सचेंज में हमारी दो जो एसेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उनके अंदर कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होता है। एक मशीन देके हम दूसरी मशीन ले रहे थे, लेकिन मशीन के अंदर कोई ना कोई डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे होमोजीनियस आइटम होते हैं, बिल्कुल एक तरह के आइडेंटिकल। A Limited और B Limited both are engaged in manufacturing of homogeneous bottle. A Limited operates in northern and eastern and the central part of Pakistan. जो A Limited है वो northern side पे, eastern side पे, central parts of पाकिस्तान में operate करती है, और B Limited operate in the western, southern parts of the southern parts of the Pakistan. वगैरह A Limited fulfill the demand of its customer based on the western and southern Pakistan by using bottle manufactured by B Limited. वगैरह ए लिमिटेड है ना, वो जो बी, अगर उसने कोई अपनी डिमांड पूरी करनी हो कस्टमर की वेस्टर्न और सदर्न साइड पे, तो वो बी लिमिटेड से मदद ले लेती है। और बी लिमिटेड ने अगर कोई डिमांड पूरी करनी हो अपने नॉर्दर्न और ईस्टर्न साइड पे या सेंट्रल पंजाब वाली साइड पे, तो वो क्या किसकी मदद ले लेती है, वो जो ए की बॉटल्स है ना उनसे डिलीवरी करवा देती है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो, उनसे डिलीवरी करवा देती है। तो वो पूछ रहा है हाउ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। हम कहेंगे कि भाई अब ऐसे नहीं हो सकता कि ए लिमिटेड कहे कि मैंने ये जो बोतल सेल किया ना, ये बी लिमिटेड को मैंने बोतल सेल कर दी। हम कहेंगे यहाँ बोतल सेल हुई नहीं, क्योंकि वो आइडेंटिकल है, होमोजीनियस है, ठीक है, और इसके अंदर कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। तो बताओ वो रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे रेवेन्यू? क्या उनको IFRS 15 अप्लाई करना चाहिए, यानी वो 5 स्टेप वाला मॉडल लगाना चाहिए? तो इसका जवाब क्या, नहीं। तो सोल्यूशन पढ़ते हैं, इन इंडस्ट्रीज विद होमोजेनियस प्रोडक्ट इट इज कॉमन फॉर द एंटिटीज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस टू एक्सचेंज द प्रोडक्ट। वगैरह ये कॉमन है इस लाइन ऑफ बिजनेस में कि एंटिटीज एक दूसरे के साथ ऐसी चीजें एक्सचेंज करती रहती हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करती रहती हैं जो आइडेंटिकल हो, टू सेल देम टू द कस्टमर और द पोटेंशियल कस्टमर्स अदर देन पार्टीज टू एक्सचेंज, ठीक है। इट इज टू बी नोटेड दैट ऑल कस्टमर इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट फॉर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, अगर कोई नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज भी हमारे पास पैसों के बदले नहीं हो रहा, वो हैव कमर्शियल सब्सटेंस बिफोर द एंटिटी कैन अप्लाई अदर रिक्वायरमेंट्स इन द रेवेन्यू रिकॉग्निशन मॉडल प्रिस्क्राइब्ड IFRS 15। अब सिंपली अगर यहाँ पे ये बोतल जो है ना, हम कहते हैं कि वो जो बोतल दे रही है वो प्लास्टिक की बोतल है, कंपनी है, लेकिन जो कंपनी बी है ना, वो जो बोतल देगी वो स्टील की बोतल होगी। तो अब हम यहाँ कहेंगे कि स्टील की बोतल आपस में होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर कमर्शियल सब्सटेंस होगा, इसके अंदर कमर्शियल सब्सटेंस क्या होगा, होगा। तो अब इन दोनों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए रेवेन्यू, वो जिस भी प्राइस पे करेंगे वो हमारा मसला नहीं। तो हमने यहाँ पे सिंपली देखना था कमर्शियल सब्सटेंस है, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं। अब आवाज आ रही है मेरी आपको? खतीजा, अब आवाज आ रही है आपको तो रिस्पॉन्ड करो। चलो ठीक होगा, यहाँ तक क्लियर है, फिर मैं आगे जा रहा हूँ। ये हमारा लास्ट सवाल है, ठीक है। फिर मैं पूरा एक ओवरव्यू देके आज की क्लास का, और फिर आज की क्लास को खत्म करूंगा। इसको पहले यहाँ रखते हैं, इससे पहले हम छोटी सी एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ लिया उसका क्विक रिकैप दे देता हूँ आपको। हमने अभी तक जो पढ़ा था ना, वो हमने पढ़ा था कि हमने अगर कैश सेल की तो कैश डेबिट सेल क्रेडिट, अगर हमने क्रेडिट सेल की तो क्या एंट्री करते हैं, कैश डेबिट, सॉरी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट। और अगर हमें पैसे कस्टमर एडवांस में देके चला गया तो क्या हम एंट्री करते हैं, हम कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, या हमारी अनअर्न्ड लाइबिलिटी, अनअर्न्ड रेवेन्यू हम जो है अनअर्न्ड लाइबिलिटी के तौर पे बुक कर लेते होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक सवाल देखा, उसमें 5 स्टेप मॉडल को देखा। हमने देखा कि हमने सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कॉन्ट्रैक्ट को, फिर हमने सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करना है, फिर हमने ट्रांजैक्शन प्राइस वैल्यू आइडेंटिफाई करना है, फिर ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना है, और एंड में हमने रेवेन्यू को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। इसके ऊपर हमने सवाल देख ली, फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन वगैरह देख ली, भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक इन्फोर्सेबल राइट और ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देता है बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑरल भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड भी हो सकता है। फिर कौन सी ऐसा मौका होगा जब कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं,
वो मौका ये था कि अगर दो पार्टीज हैं उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है, वो होली अनपरफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर कोई भी बंदा टर्मिनेट करता है तो उसको किसी किस्म की भी कोई पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ती, तो हम कहेंगे उस जगह पे वो कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। फिर हमने कहा कि हर पार्टी के जो है ना राइट्स और ऑब्लिगेशन है वो आपके पास क्या होने चाहिए, आइडेंटिफाइबल होने चाहिए। आपके पास जो अमाउंट है, और जो आपके पास अमाउंट है और उसकी जो अमाउंट की टाइमिंग है, आपको कब रिसीव करनी है और आपने कब पे करनी है, ठीक है, अमाउंट कितनी वो कस्टमर पे करेगा और सप्लायर रिसीव करेगा, और वो अमाउंट कब मिलेगी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, वो आइडेंटिफाइबल हो, ठीक है। ये पढ़ा था। फिर हमने कहा था कि हम रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करेंगे कि जब वो हाईली चांसेस ना हो कि हमें वो रेवेन्यू मिलेगा। मिसाल के तौर पर हम कस्टमर को, हम सोच रहे हैं कि हम 10 लैपटॉप कस्टमर को सेल कर देते हैं और हाई चांसेस हैं कि वो लैपटॉप रख लेगा और हम अपने पास रेवेन्यू बुक कर लेंगे, नहीं। जब 100% अप्रूव्ड हो, 100% हो, चांसेस सर्टेन हो, डिफरेंट वर्ड्स आ सकते हैं एग्जाम में, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ यह कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है और हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने कमर्शियल सब्सटेंस के ऊपर देखा, जब कैश फ्लो की टाइमिंग में, अमाउंट में, और जो नेचर है ना उसके अंदर कोई भी चेंज ना आ रहा हो, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, कहेंगे कमर्शियल सब्सटेंस यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कैश फ्लो की अमाउंट में, टाइमिंग में और कैश फ्लो के रिस्क में कोई भी चेंज ना आ रहा हो, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। और पांचवा पॉइंट वहां पे रह गया था। पांचवा पॉइंट ये था कि इट इज प्रोबेबल दैट द एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन, कि एंटिटी को कंसिडरेशन मिलेगी, बेशक वो कंसिडरेशन उस काम की कंसिडरेशन होगी, कंसिडरेशन का मतलब पैसे मिलेंगे। एंटिटी विल एंटिटी कलेक्ट करेगी कंसिडरेशन। ये सारे नोट्स ना मैं आपको एग्जैक्टली बहुत साफ सुथरी हालत में अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके आज की लेक्चर पीडीएफ के साथ दे दूंगा, ठीक है। उस चीज की टेंशन नहीं लेनी, कोई चीज कहाँ पड़ी है, कोई चीज कहाँ पड़ी है, और किसका सोल्यूशन किधर पड़ा हुआ है, ये विद सोल्यूशन हर चीज आपको ना प्रोवाइड कर दी जाएगी, उस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी। तो पांचवा पॉइंट जो हमारा एक रह गया था वो ये था कि इट इज प्रोबेबल दैट द एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन, और कस्टमर की हमारी एबिलिटी भी है कि वो पे करेगा, ठीक है। कस्टमर की एबिलिटी भी हो कि वो पे करेगा, ठीक है। कंसिडरेशन क्या हो सकती है, अगर कॉन्ट्रैक्ट उसने तोड़ा तो उसको या पेनल्टी देनी पड़ेगी, या उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, या वो क्या करेगा, सिंपली हमें कैश देगा, जिस जितनी पे हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, हम उसको गुड्स डिलीवर कर रहे हैं तो उन गुड्स के बदले हमें कैश दे देगा, ठीक है। ये 5 बातें होगी। उसके बाद हम नई चीज पे आ गए हैं, फाइनेंसिंग कंपोनेंट। अच्छा, सबसे पहले ना एक चीज को देख लो। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ना दो तरह से हो सकती है। एक होती है करंट पेमेंट, एक होती है डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। करंट पेमेंट और डेफर्ड पेमेंट। करंट पेमेंट का मतलब है कोई बंदा आया, उसने कहा सर मुझे आपसे ना एक एसिड खरीदना है, हम मशीन सेल करते हैं, तो उसने कहा कि ना आप मुझसे अभी पैसे लेंगे, ले 500 रुपये, ठीक है। उसने हमें 500 रुपये कैश दिया, ठीक है, और हमसे मशीन ले गया, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एसिड कैश को डेबिट कर देंगे 500 से, ठीक है, और हम मशीन को क्या कर देंगे, अपने पास से किताबों से खत्म कर देंगे। ये इन्वेंट्री क्रेडिट कर सकते हो आप, ठीक है। एक बंदा आया, उसने कहा सर पैसे मैं आपको दूंगा 600, लेकिन ये पैसे जो मैं दूंगा 1 साल के बाद दूंगा, लेकिन आज मैं आपसे मशीन लेके जाऊंगा, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या कर लेना, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देना, ठीक है, और हमने यहाँ से मशीन को क्या कर देना, क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड कहता है, स्टैंडर्ड हमें यहाँ पे कहता है कि भाई कोई भी पेमेंट, अगर कोई भी पेमेंट है जो तुम्हें मिलनी है, जो तुम्हें मिलनी है 1 साल, 1 ईयर और मोर, 1 साल से ज्यादा, 1 साल बाद, या 1 साल से ज्यादा, 2 3 4 5 6 7 साल बाद मिलनी है, तो तुम उसको, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के फिर उसको अकाउंट फॉर करोगे। मतलब कि तुम्हें 600 रुपये मिलना है, तुम्हें 600 मिलना है 1 साल बाद, तो तुम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, 600 × 1 प्लस, मिसाल के तौर पर यहाँ जो डिस्काउंट रेट है 10% है, 1 + 10% रेज टू पावर -1, हमें 1 साल बाद मिलना है, तो हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे सिंपली। वो कितनी बनेगी, 546। तो हम इसको 546 पे
546 पे हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? किसी को कोई सवाल? अगर तो हमें पैसे अपफ्रंट मिल जाने, अभी मिल जाने पैसे, ठीक है, तो हम पैसों को एज इट इज रिकॉर्ड कर लेंगे, कैश डेबिट और मशीन क्रेडिट। और अगर हमें पैसे मिलने हैं क्या, 1 साल बाद, ठीक है, तो हम उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, प्री पेमेंट और डेफर्ड इनकम ये सेम है या फिर डिफरेंट? प्री पेमेंट हमारा एसेट होता है और जो हमारी डेफर्ड इनकम, ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट है। प्री पेमेंट क्या, हमने पहले प्री पे कर दिया किसी चीज को, हमारा एसेट होता है प्री पेमेंट, ठीक है। और हमारी डेफर्ड इनकम, ये भी एक किस्म का एसेट होता है, लेकिन हम इसमें से सूद को पार्क कर देते हैं। इसमें से हमने सूद का एलिमेंट, जो इंटरेस्ट है, वो हमने इसमें से निकाल दिया, ठीक है। अब हम साल बाद क्या एंट्री करेंगे, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, 1 साल गुजर गया, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे दोबारा, ठीक है। ये जो हमने बुक किया था 546, अब इसको 10% से इंक्रीज करेंगे, रिसीवेबल को बढ़ा देंगे और इंटरेस्ट इनकम बुक कर लेंगे। ये कितना बनेगा, जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लो। 5 10%, ये आपका बन जाएगा 55 ऑलमोस्ट। कोई इसमें पॉइंट का जरा सा एरर हो सकता है, ठीक है। तो हमारी क्लास का ये मतलब मेन जो थीम ये था इस बात का, ये जो मैंने बात की है इसमें, ये कि अगर आपकी जो पेमेंट है वो करंट हो रही है, मतलब आज के आज सारे पैसे पे हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, कैश डेबिट, और मशीन को क्या कर दोगे, क्रेडिट। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई चीज मशीन सेल आउट की है, ठीक है, लेकिन आपको एक पैसे हैं जो कि साल बाद मिलने हैं, तो आप उस साल बाद, साल या साल से ज्यादा अरसे के बाद आपको मिलने हैं, तो आप उसको सिंपली अभी क्या कैसे रिकॉर्ड करोगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। स्टैंडर्ड ये कहता है कि उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, फाइनेंस इसको कहता है इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट है ना, उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट पार्ट है इंटरेस्ट का, ठीक है, इंटरेस्ट एक सिग्निफिकेंट पार्ट रखता है उसके अंदर। तो जब भी किसी चीज के अंदर कोई इंटरेस्ट छुपा हुआ हो, तो आपने उस पेमेंट, और वो पेमेंट 1 साल से ज्यादा अरसे के बाद हो रही हो, 1 साल या 1 साल से ज्यादा अरसे के बाद आपको रिसीव होनी हो, तो आप उसको कैसे बुक करोगे, प्रेजेंट वैल्यू पे। प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आप क्या करोगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और मशीन क्रेडिट। और फिर इस अकाउंट रिसीवेबल को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाओ, आपको मिलने तो एंड में 600 है ना, ठीक है। अब आपने 545 यहाँ पे बुक की और 55 यहाँ पे बुक किया, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस आपका कितना आ रहा है, वही 600, ठीक है। लेकिन मशीन आपकी क्रेडिट 556 से, और आपको 55 रुपए की इंटरेस्ट इनकम आई है, ठीक है, इसको आपने इंटरेस्ट इनकम के तौर के ऊपर शो करना। यहाँ चीज, यहाँ तक आपको कुछ समझ ना आया? किसी को यहाँ तक कुछ समझ ना आया हो? ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसको खत्म करता हूँ जल्दी जल्दी, और हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। इस सवाल के बाद हम खत्म करते हैं क्लास। अच्छा, वो कह रहा है कि 1 जनवरी 2019 को मुल्तान लिमिटेड सोल इक्विपमेंट थ्री, एक इक्विपमेंट हमने सेल किया, ठीक है। एक हमने इक्विपमेंट सेल किया, ठीक है, उसके साथ हमने 3 ट्यूनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है ओवर 3 ईयर्स, 3 साल तक हमने इसको 3 ट्यूनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। पेमेंट विल बी रिसीव्ड इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, हमें 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। लेकिन हमें 3 इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड पे हमें ये 3 इंस्टॉलमेंट के तौर पे पैसा मिलेंगे, यानी आज के दिन 1 जनवरी 2019 पे खड़े होकर हमें कोई पैसा नहीं मिलना, ठीक है। हमें इक्विपमेंट की कॉस्ट दी हुई है, एक ट्यूनिंग सर्विसेज की कॉस्ट दी हुई है, इक्विपमेंट की फेयर वैल्यू दी हुई है, और हमारी ट्यूनिंग सर्विसेज की क्या दी हुई है, फेयर वैल्यू। तो अगर मैं कैश यहाँ पे ये थोड़ी सी टाइमलाइन ड्रा करूँ, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ,
हम यहाँ पे इक्विपमेंट को डिलीवर कर देंगे और यहाँ पे हम ट्यूनिंग सर्विसेज देंगे, यहाँ पे हम ट्यूनिंग सर्विसेज देंगे, यहाँ पे हम ट्यूनिंग सर्विसेज देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें कैश मिलेगा, कैश हमें कितना मिलेगा, 20894, 20894, 20894। यहाँ पे भी हमें 20804 मिलेगा, यहाँ पे भी हमें 20804 मिलेगा। हर साल के एंड पे हमें 20804 मिलता रहेगा, ठीक। तो आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, वो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है। आप हो गए 20804, एक साल पीछे आ जाओ, इसको सिंपली डिवाइड कर दो 1 प्लस डिस्काउंट रेट आपका कितना दिया हुआ है, 10%, 1 + 10% रेज़ टू पावर -1, ठीक है। या 20804, इसको 2 साल पीछे बुलाना है हमने, 1 + 10% है रेज़ टू पावर -2, 20804, 1 + 10% रेज़ टू पावर -3, ठीक है। आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे। अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू इस तरीके से नहीं निकालनी और आपने बिल्कुल आसान तरीके से निकालनी है, एक ही स्टॉक के अंदर एनओटी का फार्मूला लगाओ, 20804 इंटू 1 माइनस इंटू 1 + 10% रेज टू पावर -3 ओवर 10%, तो ये आपके पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आप या सिंपल डिस्काउंटिंग भी कर सकते हो, ये सिंपल डिस्काउंटिंग थी। इसको 1 साल पीछे बुला लो, इसको 2 साल पीछे बुला लो, इसको 3 साल पीछे बुला लो, ठीक है। ये आप क्या कर सकते हो, एनओटी का फार्मूला लगाओ। एनओटी का फार्मूला अब मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, जहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो, 1 साल बाद 1 साल बाद 1 साल बाद टाइम, मतलब आपको पेमेंट मिलनी है और आपकी जो पेमेंट की अमाउंट हो वो भी सेम हो, तो आप एनओटी का फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो मिसाल ये मतलब ये कि हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब हम किसी भी तरीके से प्रेजेंट वैल्यू निकालें, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, हम एनओटी के फार्मूले से ही प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको मैं उठा के थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। इसको नहीं आता, ठीक है। हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू क्या निकलेगी, ठीक है। हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई है 517,517,500, ठीक है। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारे पास वही अप्रोच जो हम लेके चलते थे पहले, सिंपली मत कर एंड पे ऐसे मत कर। अच्छा वही हमारी स्टेप, कि हम यहाँ पे क्या लिखते थे, स्टैंड अलोन प्राइसेस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखते थे, ट्रांजैक्शन प्राइस। अब हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेनी है, यहाँ पे पीओ हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। पहली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, हमने इक्विपमेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। हमने क्या देना है, इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट की स्टैंड अलोन प्राइस या फेयर वैल्यू कितनी है, 5 लाख। हमें लिख देंगे सिंपली 5 लाख। और उसके साथ हमने क्या प्रोवाइड करना है, ट्यूनिंग सर्विस। ट्यूनिंग सर्विस की फेयर वैल्यू कितनी है, एक की 25,000 है और हमने 3 देनी है, तो उसकी फेयर वैल्यू कितनी आ गई, 75,000, ठीक है। अब हमने इसकी ट्रांजेक्शन प्राइस निकालनी है, इक्विपमेंट की ट्रांजेक्शन प्राइस कितनी है, ये टोटल कितना हो जाता है हमारे पास, 5,75,000, ठीक है। हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई कर लिया, सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हमने एक इक्विपमेंट देना ट्यूनिंग सर्विस, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करो। हमने इक्विपमेंट डिलीवर करना है, पहली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। दूसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमारी क्या, ट्यूनिंग सर्विसेज हमने प्रोवाइड करनी है, 3 ट्यूनिंग सर्विसेज हमने प्रोवाइड करनी है। एक की अगर 25,000 है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 75,000 3 की फेयर वैल्यू स्टैंड अलोन प्राइसेस आ जाएगी। फिर हमने क्या करना है, तीसरा स्टेप, ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करो। ट्रांजैक्शन प्राइस हमने यहाँ निकाल ली है,
कि हमें कितने पैसे मिलने हैं, हमें मिलने हैं 208094, 3 3 साल तक हमें ये मिलते रहेंगे, ठीक है। आज हमने इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें तो ये कितनी बनेगी, 5,17,500। तो हमने जो है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस कितनी है, 5,17,500। हमने 5,75,000 वाली चीज 5,17,500 की हमने क्या कर दी, सेल आउट कर दी। हमने 5,17,500 की। अब हमने यहाँ से ट्रांजेक्शन प्राइस निकाल लेनी है, ठीक है। हमने इसको एलोकेट कर देना है। पहला स्टेप हमने कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरा स्टेप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई कर लिया, इक्विपमेंट सेल करना है और हमने ट्यूनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। फिर हमने ट्रांजेक्शन प्राइस को एलोकेट कर लिया, ट्रांजेक्शन प्राइस को देखना है हमारी पेमेंट करंट पेमेंट कर रहे हैं कि हमने डेफर्ड पेमेंट करनी है। डेफर्ड पेमेंट करनी है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस होगी। अब इस ट्रांजेक्शन प्राइस को हमने इन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अंदर क्या कर देना है, एलोकेट कर देना है। वो कैसे करेंगे हम, 517500 को हम डिवाइड कर देंगे 57500 से, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 लाख से, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 75,000 से। तो ये इनकी ट्रांजेक्शन प्राइस आ जाएगी, ठीक है। वो ट्रांजेक्शन प्राइस कितनी आएगी, 4,50,000, 67,500, ठीक है। ये इसी के बराबर आ जाएगी बिल्कुल, 51517500, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो मैं इस बात को यहाँ पे कंक्लूड करूंगा, ठीक है। और ये सवाल आज हमारा इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये इनकम्प्लीट ही रहेगा, कल मैं इसको, क्योंकि लंबा हो जाएगी बात बहुत ज्यादा इसके बाद, ठीक है। अब मेरी छोटी सी बात सुन लो, यहाँ पे छोटी सी गुजारिश, उसके बाद हम इस क्लास को खत्म कर देते हैं, ठीक है। छोटी सी गुजारिश मैं जरा यहाँ से कॉपी कर लूंगा, छोटी सी गुजारिश। ये सारे सवाल आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो ना, ये आप लोगों को करवाने हैं। तो आप लोग जरा तैयार हो जाओ, सिर्फ ये फर्स्ट 15 के सवाल है। इसके बाद आपका बस इसी की कमी रह गई थी। अच्छा जी, वो कह रहा है कि सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट कब एग्जिस्ट करेगा। हमें क्या ख्वाब आएगा कि भाई यहाँ पे सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट यानी सूद है पड़ा, ठीक है, इस अमाउंट के अंदर सूद मिक्स हुआ हुआ है। वो कह रहा है मैं आपको दो निशानियां, दो इंडिकेटर्स बता देता हूँ। अगर ये दो इंडिकेटर्स होना तो आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर ना सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट यानी सूद शामिल है। तो पहला क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट प्रोमिस एज अ कंसिडरेशन, जो हमने अमाउंट प्रोमिस हुई है कंसिडरेशन के तौर पे, एंड द कैश सेल प्राइस ऑफ द प्रोमिस गुड्स और सर्विसेज। अगर हम कहेंगे आज अगर कोई बंदा हमसे आके खरीदे ना, तो फेयर वैल्यू ये है, कोई बाइक फॉर एग्जाम्पल हम बेच रहे हैं, आज हमसे कोई आके खरीदेगा ना तो हम उसको 100 के 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल देंगे। लेकिन हमने जो फ्यूचर में प्राइस तय की है, किसी के साथ प्रॉमिस कर लिया है कि भाई हम फ्यूचर में तुम्हें देंगे, यानी ट्रांजैक्शन प्राइस, फ्यूचर ट्रांजैक्शन प्राइस वो कितनी है, 1,20,000, 120 के, या इसको 130 के कर लो, ठीक है। ये 130 के है। तो अगर इन दोनों के दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को, तो इसका मतलब है कि भाई ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट 30,000 चार्ज हो रही है, यह सूद की मद में हो रही है। और स्टैंडर्ड हमें कहता है कि स्टैंडर्ड हमारा क्या है, मुसलमान है, ठीक है। स्टैंडर्ड कहता है कि सूद को पाक कर दो, सूद को निकाल दो उस अमाउंट से, सूद को अलग शो करो। ये मैंने वैसे मजाक किया है, ठीक है, इसको सीरियस ना लेना कि स्टैंडर्ड हमारा बाकी मुसलमान है, ठीक है। और इसके बाद क्या कह रहा है, द सिग्निफिकेंट लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज टू अ कस्टमर एंड द पेमेंट डेट। वो कह रहा है कि आपने यहाँ पे एक चीज डिलीवर कर दी है और आपको पेमेंट जो मिलनी है वो 2 3 4 5 6 साल बाद मिलनी है। तो एक सिग्निफिकेंट लेंथ ऑफ टाइम में बिटवीन ट्रांसफर ऑफ प्रॉमिस गुड, आपने जो गुड्स ट्रांसफर करनी है उसके दरमियान, और आपने जो क्या नाम लेते हैं पेमेंट करनी है ना उसके दरमियान, पेमेंट मिलनी है आपको यहाँ 3 साल बाद। इन दोनों के दरमियान सिग्निफिकेंट टाइम है। वो सिग्निफिकेंट टाइम कितना, 1 साल या 1 साल से ज्यादा खर्चा होगा तो हम कहेंगे सिग्निफिकेंट टाइम है, ठीक है। तो ये आगे हमारे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में सबसे पहली आखिरी बात जो है वो ये कि सूद का रेट किसका लेना है। अब ये सबसे लास्ट बात है, इसके बाद हम क्लास को खत्म करते हैं। ये एक हमारा कस्टमर था, ये जो हमने कस्टमर था और यहाँ था सेलर, ठीक है। ये कस्टमर की जगह पे यहाँ कर लो बायर। इसके बाद आपने ना कल कैप्लॉन की बुक रीड करनी है। जितना भी मैंने आपको 5 स्टेप मॉडल बताया है उसके अंदर जितनी भी चीजें बताई है ना, कॉन्टैक्ट क्या होता है, ये सब कुछ वहां तक मैं आपको पेज नंबर ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, वो सारे पेज नंबर आपने
रीड आउट करके आने हैं। रीड आउट करने के बाद उसमें कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे कल पूछना है। उसके अंदर जो आपके पास एग्जांपल्स दी हुई हैं वो आपने बतानी है। उसके बाद आपका जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें आपको मजीद सवाल भी करवा दिए जाएंगे और आपको होमवर्क भी दे दिया जाएगा। ठीक है। आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी, बीच में थोड़ा सा टेक्निकल इशू भी आ गया था, तो कल से हम ना कोशिश करेंगे ये कि 1.5 घंटे से ऊपर ये क्लास ना जाए और 1.5 घंटे के अंदर ही ये कवर अप हो जाए। तो बायर और सेलर की भी बात कर रहा था। बायर है वो हमसे क्या खरीद रहा था, इक्विपमेंट। ठीक है। और ट्यूनिंग सर्विसेज खरीद रहा था। हमने रेट कौन सा लेना है, हमारे पास में सवाल में 2 रेट दिए होंगे, उसमें कहेगा कि बायर का रेट जो है ना 10% है और जो सेलर का जो रेट है ना वो 12% है। तो हमें कैसा पता लगेगा कि हमने डिस्काउंटिंग करते हुए कौन सा रेट लेना है। ठीक है। अपने अपने आप से पूछना है हु इज टेकिंग द लोन। लोन कौन ले रहा है, हु इज टेकिंग लोन। यहाँ पे हमारा जो कस्टमर है वो हमें 208094 दे रहा है 1 साल बाद, यानी उसने हमसे लोन लिया हुआ है। बायर हमसे लोन ले रहा है, शाबाश खदीजा। बायर हमसे लोन ले रहा है तो जो लोन ले रहा होगा हमने उसका क्या ले लेना है, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। ठीक है। द इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट फॉर द कस्टमर, यहाँ लाइन डाल के वो देख सकता था कि इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट फॉर कस्टमर के अलावा सप्लायर का भी दे सकता था, तो हमने सप्लायर को इग्नोर करके कस्टमर का लेना है। हमने देखना है कि लोन कौन ले रहा है। ठीक है। अगर यहाँ पे कस्टमर लोन ले रहा होता, मिसाल के तौर पर जो हमने ऊपर सवाल किया था उसमें हमें पहले ही पैसे दे गया था, वो कैश डेबिट करके हमने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक कर ली थी। ठीक है। तो वहां पे कौन ले रहा था, वहां पे लोन कौन ले रहा था, वहां पे लोन ले रहा था सेलर, जिसने चीजें सेल की हैं, क्योंकि उसको पैसे पहले ही मिल गए हैं, उसको सर्विसेज उसने प्रोवाइड ही नहीं की, जो हमने सबसे पहला सवाल किया था जहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक की थी। ठीक है। अगर वहां पे सवाल ये डिस्काउंटिंग फैक्टर का रेट दिया होता तो आप सेलर का रेट लेके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते, फिर इस तरीके से सवाल को करते। तो हमारा रूल ऑफ थंब ये हो गया कि हमने अपने आप से पूछना है कि कौन लोन ले रहा है, या सेलर लोन ले रहा है या बायर लोन ले रहा है। यहाँ तक समझ आ गया ना। तो हमने उसी का ही रेट इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर कल भी मजीद बहस कर लूंगा। ठीक है। पेमेंट के 2 तरीके हो गए, करंट पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट। आपने डेफर्ड पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसको बुक कर लेना है। फिर उसके बाद हमारे 5 स्टेप मॉडल पे चलना है। कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करो, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है, मतलब आपने क्या वादे किए हैं, उसको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करने के वादे किए हैं। ठीक है। इक्विपमेंट देना है, ट्रेनिंग सर्विस देनी है, फिर आपने ट्रांजेक्शन प्राइस निकाल ली। ट्रांजेक्शन प्राइस डेफर्ड पेमेंट से निकाली है, करंट पेमेंट से निकाली है। ठीक है। वो देख लेना आपने, फिर उसको आपने एलोकेट करना है ट्रांजैक्शन प्राइस को, फिर आपने रेवेन्यू को रिकग्नाइज करना है आहिस्ता आहिस्ता। कैसे पता लगेगा सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, या तो टाइम जो आपका है, टाइम की लेंथ जो है पेमेंट और गुड्स रिसीव के दरमियान जो है वो काफी डिफरेंस हो, और दूसरे नंबर पे क्या हमारे जो प्रॉमिस कंसिडरेशन है और जो हमारा जो कैश है उसके अंदर बड़ा डिफरेंस हो। मतलब अगर हम अभी खरीद लें तो लाख रुपए का मिल रहा है और हम फ्यूचर में 1,10,000 20,000 30,000 का पे कर रहे हैं, उसके लिए तो इनके दरमियान बड़ी डिफरेंस सिंपली। यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। ये सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इस पर अधूरा समझना है सवाल को। तो मैं कल को यहीं से बात शुरू करूंगा। किसी का कोई सवाल है अभी तो पूछ लो, नहीं तो फिर मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। और अपना ख्याल रखना, देर सर। सवाल है किसी का, जल्दी से बता दो, जल्दी से। ठीक होगा। ओके, फिर अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। बाकी आपका इसके बाद प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। ठीक है। 10 मिनट बाद। तो प्रैक्टिस सेशन को लाजमी अटेंड करना, लाजमी लाजमी।